एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 10 पीवाई क्विज प्रैक्टिस फॉर यूनिट नंबर 13 यानी मेथड्स इन बायोलॉजी फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेलेक्टिवली लाइज द न्यूली डिवाइडिंग सेल। मतलब आपके पास कोई एक कल्चर है या फिर कोई एक मीडियम है जिसमें कि न्यूली डिवाइडिंग सेल भी है, मतलब ऐसे सेल भी हैं जो कि डिवाइड करने वाले हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको डिवाइड नहीं करना है। अब आपको उस मीडियम में, ये जो कंप्लीट मीडियम है जिसमें कि ओल्डर सेल भी हैं और जिनको डिवाइड करना है वो सेल भी हैं, अब आपको इसमें से केवल इन सेल को ही, उनकी ही डेथ करनी है। मतलब जो ओल्डर वाले हैं इनकी डेथ नहीं करनी है, केवल जो न्यूली डिवाइडिंग सेल हैं उनकी डेथ करनी है। तो आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर यूज किया जाता है ब्रोमो डिऑक्सीयूरिडिन यानी BRDU मेथड। इसमें होता क्या है, अब जैसे देखो कि यहाँ पर दो टाइप के सेल हैं, एक न्यूली डिवाइडिंग सेल, एक ओल्डर सेल है। हमें केवल इनको किल करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सा न्यूली डिवाइडिंग सेल है और कौन सा नहीं है। तब उसके बाद फिर हम उनकी डेथ कराएंगे। तो यहाँ पर अब जो न्यूली डिवाइडिंग सेल होते हैं मतलब वो डिवाइड करने वाले हैं, और हम सभी जानते हैं कि जब सेल डिवाइड करता है तो उससे पहले उसमें रेप्लिकेशन जरूर होता है, मतलब एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। और रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि एक नया DNA का स्ट्रैंड बनना। तो यहाँ पर ये पुराना कोई DNA का स्ट्रैंड है और इससे बनना है नया स्ट्रैंड, तो हम वहाँ पर BRDU को डाल देते हैं। अब ये जो BRDU है ये एनालॉग ऑफ थायमिन है, यानी कि ये थायमिन जैसा दिखता है। तो ये जो नया स्ट्रैंड बनेगा इसमें जहां पर भी थायमिन आना चाहिए था वहां पर ये BRDU आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होता है एज जैसे कि थायमिन है। तो यहाँ BRDU आ जाएगा। अब इस सेल में, क्योंकि ये सेल जो है ओल्डर सेल है, ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा, तो यहाँ पर BRDU नहीं इनकॉर्पोरेट होगा, यानी इस सेल का जो DNA है उसमें कहीं पर भी BRDU नहीं होगा। लेकिन जो न्यूली डिवाइडिंग सेल है उसमें हमें BRDU मिलेगा। अब हमने ये चीज़ें तो देख ली हैं कि कौन सा न्यूली डिवाइडिंग सेल है और कौन सा नहीं है। अब फिर जैसे ही हम इसको लाइट में एक्सपोज कर देते हैं, अब जैसे ही हम इसको लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये जो BRDU है इसके कारण और इसको लाइट में एक्सपोज करने से इसमें कुछ केमिकल चेंज होते हैं जिस वजह से ये पूरे सेल की डेथ करवा देता है। ठीक है, तो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन हमें दिया है कि जो ब्रोमो डिऑक्सीयूरिडिन है यानी BRDU है, लेबलिंग टू द डिवाइडिंग सेल फॉलो बाय द एक्सपोजर टू लाइट। मतलब जो सेल डिवाइड कर रहा है पहले हम उसको BRDU से लेबल कराएंगे, उसके बाद फिर उसे लाइट से एक्सपोज करेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन, डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ DNA। तो देखो यहाँ पर दिया है वेस्टर्न ब्लोटिंग। आपने सुना होगा सदर्न ब्लोटिंग होता है, नदर्न होता है और वेस्टर्न होता है। तो यहाँ पर ये जो वेस्टर्न ब्लोटिंग है वो ऑल अबाउट द प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अगर जानना है तो वहाँ पर हम बात करते हैं वेस्टर्न ब्लोटिंग की। और हमसे पूछा है कि कौन सी टेक्निक है जो कि DNA के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। ऑब्वियसली जो वेस्टर्न ब्लोटिंग है वो नहीं की जाएगी क्योंकि वो प्रोटीन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी जितनी भी टेक्निक है ये सभी DNA को सेपरेट करने में, डिटेक्ट करने में और विजुलाइज करने में हेल्प करती हैं, केवल छोड़कर वेस्टर्न ब्लोटिंग को। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट में लिखा है, निक ट्रांसलेशन कैन नॉट बी यूज फॉर रेडियो लेबलिंग द DNA फ्रेगमेंट फॉर यूज इन द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। निक ट्रांसलेशन का मतलब ही क्या है कि मानो आपके पास ये कोई एक DNA के दो स्ट्रैंड है, अब आपने यहाँ पर निक कर दिया है, मतलब कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद क्या होता है कि इतना पार्ट हमने अलग कर लिया है। अब जो यहाँ पर नया DNA बनेगा उससे क्या होगा, उसमें हम जो रेडियो लेबलिंग न्यूक्लियोटाइड है वो इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उनके इंट्रोड्यूस करने से जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड अब लगेंगे नए, वो क्या होंगे, रेडियो लेबलिंग होंगे इस तरीके से। इसको ही बोलते हैं निक ट्रांसलेशन। लेकिन इसमें लिखा है कि हम DNA का फ्रेगमेंट नहीं बना सकते रेडियो लेबलिंग करके विद द हेल्प ऑफ निक ट्रांसलेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे लिखा है, रेस कैन बी यूज टू ऑब्टेन द सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑफ द एंड्स ऑफ cDNA। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो रेस का फुल फॉर्म ही क्या होता है, रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA एंड। मतलब कोई आपके पास अगर cDNA है तो उनके एंड या तो 5 प्राइम एंड हो या तो 3 प्राइम एंड हो। अगर उनके सीक्वेंस आपके लिए अननोन है, आप जानना चाहते हैं, तो वहां पर आप रेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि जो एंड होता है उनको एम्प्लीफाई किया जाता है उनके सीक्वेंस को जानने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, द सेकेंड वन।
थर्ड में लिखा है इन अ टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ सेपरेटिंग प्रोटीन एनालाइट्स आर फर्स्ट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई। ये गलत है। पीआई को हम पहले इस्तेमाल करते हैं सेपरेट करने के लिए, फिर उससे जो रिजल्ट आया है उसको हम फिर साइज के बिहाफ पर सेपरेट करते हैं, लेकिन इसमें अपोजिट दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है कि जो AFLP मार्कर्स हैं आर टिपिकली यूज टू स्क्रीन हेट्रोजाइगोट फ्रॉम द होमोजाइगोट। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो AFLP है ये डोमिनेंट मार्कर है, ये एक डोमिनेंट मार्कर है, और जो डोमिनेंट मार्कर होते हैं वो कभी भी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगोट को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि डोमिनेंट मार्कर में आ जाता है AFLP और RAPD। ये कुछ डोमिनेंट मार्कर होते हैं जो कि सेपरेट नहीं कर पाते हेट्रोजाइगोट को फ्रॉम द होमोजाइगोट। तो फिर कौन करता है, जो को डोमिनेंट मार्कर होते हैं वो सेपरेट कर पाते हैं। तो यानी यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, तो केवल सही है हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है Which one of the following DNA marker can be used to separate between a homozygote and a heterozygote? अभी मैंने आपको बताया है कि जो कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो सेपरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं अलग अलग कि कौन होमोजाइगोट है और कौन हेट्रोजाइगोट है। कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल क्या है, RFLP है, जैसे कि SSR है, SST है, ये सब क्या है, ऐसे मार्कर हैं जो कि सेपरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर RAPD है, AFLP है, ISSR है, ये सब क्या है, ये डोमिनेंट है, ये सब डोमिनेंट है। केवल बचा RFLP और यही हमारा सही आंसर है, यानी कि RFLP इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रोड्यूस अ डार्क ब्लू पर्पल कलर इन द प्रेजेंस ऑफ 5-ब्रोमो 4-क्लोरो 3-इंडोलिल फॉस्फेट एंड नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम। मतलब कौन सा प्रोटीन है या फिर कौन सा एंजाइम है जो कि इनकी प्रेजेंस में डार्क ब्लू और पर्पल कलर दे सकता है। तो देखो ये जो आपको दिया है यहाँ पर सबस्ट्रेट, अगर इस सबस्ट्रेट से हम फॉस्फेट को हटा देते हैं, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है डार्क ब्लू या फिर पर्पल कलर में। मतलब हमें अगर डार्क ब्लू या फिर पर्पल कलर जनरेट करना है तो उस फॉस्फेट को हटाना पड़ेगा, यानी हमें ऐसा एंजाइम या प्रोटीन लेना पड़ेगा जो कि फॉस्फेट को हटाता है, और ऐसा प्रोटीन या ऐसा एंजाइम जो कि फॉस्फेट को रिमूव करता है उसे हम बोलते हैं फॉस्फेटेज, और जो फॉस्फेट को ऐड करता है उसे हम बोलते हैं काइनेज। तो हमें यहाँ पर फॉस्फेट हटाना है तो मतलब हम यूज करेंगे एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट अ DNA मॉलिक्यूल आइसोलेट एज अ PST1 फ्रेगमेंट वाज इंसर्टेड इनटू द PST1 साइट ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर दैट इज 3 kb इन लेंथ। ओके, आपको बताया है कि यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये वेक्टर है, दोनों को हमने PST जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे कट किया है और यहाँ इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला है, ये वेक्टर है और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आपको बताया है कि ये जो वेक्टर है इसका लेंथ है 3 kb इसका लेंथ है। अब आपसे पूछा है आगे, confirm clone with PST1 resulted in the appearance of a single band corresponding to 3 kb in an agarose gel। मतलब जब हमने कंफर्म जो क्लोन है, कंफर्म क्लोन का मतलब है कि ये कंडीशन बनी है, ऐसा नहीं कि केवल हमें ऐसे वेक्टर मिल गया है, ये कंडीशन बनी है मतलब ये कंफर्म है कि ये बना है। अब जब ये बन गया है तो उसको फिर से कट किया गया PST1 साइड से, मतलब जो PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिससे हमने इसको कट किया था, इसको कट किया था, जब ये दोनों इंसर्ट हो गए हैं तब हमने फिर PST1 से कट किया, और कट करने के बाद हमने जब इसको एगरोज जेल पर रन किया तो केवल हमें एक ही बैंड मिला जो कि 3 kb का था, जो कि 3 kb का केवल हमें एक बैंड मिला है। तो अब आपसे पूछा है कि corresponding to 3 kb in the agarose gel, based on this information what is the probable size of the clone fragment। तो यहाँ आपसे पूछा है कि ये 3 kb था, हमने जब इसको कंप्लीट कट किया तो हमें एक बैंड मिला है 3 kb का, तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसका साइज कितना होगा, कितना रहा होगा। तो देखो अगरोज जेल में अगर आपको एक ही बैंड मिला है 3 kb का, तो मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि एक बैंड है, मतलब लेकिन वहां पर 2 फ्रेगमेंट है, 3 kb का है और 3 kb का है। अब अगर देखो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये 1 kb का होता या फिर 2 kb का होता तो आपको 2 बैंड मिलते, एक 3 kb का और एक यहाँ पर 1 kb का, या फिर अगर 2 का होता तो आपको 2 का मिलता, लेकिन आपको यहाँ पर केवल एक ही बैंड मिला है, वो भी 3 kb का, और ये भी 3 kb का है, तो मतलब ये भी 3 kb का ही था। इस वजह से दोनों का जो बैंड है वो एक ही जगह पर आए हैं, इसलिए वो हमें एक बैंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 kb।
अब देखो 6 kb नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 6 kb होता तो हमें 2 बैंड दिखाई देते, एक 3 kb का, एक 6 kb का। क्या वो 1.5 kb हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर 1.5 का होता अगेन हमें 2 बैंड मिलते, एक 1.5 का और एक 3 kb का। क्या वो 4.5 हो सकता है? नहीं, अगर वो 4.5 होता अगेन हमें 2 बैंड मिलते, एक 3 kb का, एक 4.5 का। लेकिन क्योंकि हमें एक ही बैंड मिला है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों ही सेगमेंट यानी कि वेक्टर भी और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है दोनों ही 3 kb के रहे होंगे। तो यानी हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंजाइम लिंक एंटीबॉडी यूज इन एलाइजा द इंटरेक्शन बिटवीन द एंजाइम एंड एंटीबॉडी इज स्टेबलाइज्ड बाय। यानी देखो जैसे एंटीबॉडी होती है, इस एंटीबॉडी से हम जोड़ते हैं अपना एंजाइम जोड़ते हैं, और आपसे पूछा है कि एंटीबॉडी और इस एंजाइम के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। और स्ट्रॉन्ग कौन सा है? कोवेलेंट है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, वंडरवाल फोर्सेस है, सब क्या है? वीक फोर्सेस है। लेकिन केवल कोवेलेंट यहाँ पर ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, और इन दोनों के बीच में एंटीबॉडी और जो से एंजाइम लगा है उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fluorescence microscope that require photoactivable probe to obtain the super resolution is, मतलब कि उस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का नाम बताओ जो कि फोटो एक्टिवेबल प्रोब को यूज करता है ताकि वहां पर सुपर रेजोल्यूशन आ सके। तो बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी स्टॉर्म। जो डी स्टॉर्म होता है जिसको स्टोकेस्टिक ऑप्टिकल रिकंस्ट्रक्शन माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं, ये वो टाइप है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का जो कि फोटो एक्टिवेबल प्रोब को इस्तेमाल करता है ताकि वहां पर सुपर रेजोल्यूशन आ सके। So second option will be the right answer. Okay, next question. A multimeric protein when run on an SDS gel show 2 band at 20 मतलब kilodalton and 40 kilodalton. However, when the protein was run on a native gel, it show a single band at 120 kilodalton. The native form of the protein would be, मतलब जब आप उसे SDS जेल में रन करते हैं तो आपको 2 बैंड मिलते हैं, एक 20 का और एक 40 का। लेकिन जब आप उसे नेटिव जेल पर रन करते हैं तो केवल आपको एक ही बैंड मिलता है जो कि 120 किलोडाल्टन का है। अब आपसे पूछा है कि इनमें से वो प्रोटीन कौन सा हो सकता है, तो देखो होमोट्राइमर का मतलब क्या है? होमोट्राइमर का मतलब है कि वहां पर 3 सब यूनिट होंगी और तीनों बराबर होंगी। अब हमने देखा कि केवल वहां पर 2 ही सब यूनिट है, एक 20 की है, एक 40 की है, 3 सब यूनिट तो है ही नहीं, क्योंकि एसडीएस में हमें 2 ही तो सब यूनिट मिली है, एक 20 का एक 40 का, तो मतलब 3 तो नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। हेट्रोटेट्रामर, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हेट्रोडाइमर, हेट्रोडाइमर क्या वो हेट्रोडाइमर हो सकते हैं? देखो डाइमर का मतलब है कि 2 ही सब यूनिट हैं। अब देखो अगर आप 40 को 20 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 60, तो क्या ये केवल 2 ही होंगे? क्योंकि जब हमने उसको नेटिव जेल में रन किया है तो आपको 120 मिला है, मतलब वो 60 तो नहीं है, यहाँ पर और भी सब यूनिट हैं तब जाकर आपको 120 मिलेगा, तो मतलब ये हेट्रोडाइमर भी नहीं है। इसके बाद हेट्रोट्राइमर हो सकता है क्या? देखो हेट्रोट्राइमर का मतलब है कि 20 20 60, ये क्या है? हेट्रोट्राइमर है। या फिर 60 60 20, क्या ये भी हेट्रोट्राइमर है? तो अब आपको उनको जोड़ना है और देखना है क्या ये 120 आता है या नहीं। तो देखिए 60 70 80 90 20, 60 70 80 90 100, यानी कि ये तो कितना आया है? 100 आया है, 120 नहीं है, मतलब ये कंडीशन भी नहीं हो सकती। इसका देखें तो ये आया है 140, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें मिलना चाहिए 120, तो मतलब हमारा हेट्रोट्राइमर भी नहीं है। तो क्या बचा? ये हेट्रोटेट्रामर है। अब कैसे है हेट्रोटेट्रामर? 20 की एक सब यूनिट है, एक 40 की है, एक और 20 की होगी, एक और 40 की होगी। जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 120 हमें मिलेगा। कैसे? 40 40 80 और 20 20 40, यानी कि 40 और 80 120, तो मतलब वो क्या रहा है? हेट्रोटेट्रामर रहा है, मतलब कि 4 सब यूनिट होंगी और चारों कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NaDH एंड NAD both at 0.1 millimolar concentration. If NaDH has a molar extinction coefficient of 6220 and that of NAD is negligible, the optical density measured in a cuvette of 5 मिलीमीटर पाथ लेंथ विल बी। मतलब आपसे पूछा है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी हम किस बिहाफ पर निकालते हैं कि उसका एब्जॉर्बेंस कितना है। तो एब्जॉर्बेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ECL। यहाँ पर जो E है ये होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट,
जो C है ये होता है कंसंट्रेशन और L क्या होता है, ये क्यूवेट का लेंथ होता है। बस इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको मिक्सचर दिया है NaDH का, तो आप जो टोटल एब्जॉर्बेंस लेंगे वो किसका होगा, एब्जॉर्बेंस ऑफ NaDH प्लस एब्जॉर्बेंस ऑफ NaD। तो ये आपको निकालना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ बात याद रखनी है कि जो L है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए और जो कंसंट्रेशन है वो मोलार में होनी चाहिए। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए हमें क्या दिया है, NaDH की अगर बात करें तो NaDH के केस में आपको दिया है कि कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 मिलीमोलार है। 0.1 मिलीमोलार है, उसको मोलार में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। आगे दिया है कि इसका E कितना है, 6220। तो E कितना है, 6220 और लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 5 मिलीमीटर, तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। NaD की बात करें तो देखिए NaD के लिए कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है, यानी 0.1 इंटू 10⁻³ E इसके लिए दिया है 0 और लेंथ इसके लिए भी 0.5 हो जाएगी। चलिए बात करते हैं टोटल एब्जॉर्बेंस की। NaDH के लिए क्या हो जाएगा, ECl, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 6220 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 10⁻³ और L है 0.5 प्लस, अगर इसकी बात करें तो देखिए 0.1 इंटू 10⁻³ 0.5। अब अगर ये फैक्टर 0 है तो सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये प्लस 0 है तो उसको हम हटा ही देते हैं। हमारे पास केवल ये वैल्यू बची है 0.5 तक। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.31, ठीक है। देखो 6220 इंटू 0.1 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 0। अब ये बचा 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। ऊपर बचा है 10⁻³ फिर 0.5 है, इसको 5 करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे फिर एक 0 आ जाएगी, मतलब नीचे कितना हो गया है 100। अब जब आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो नीचे 10 है और ये है तो मतलब 10⁻⁻4 हो जाएगा, 10⁻⁻4 और 622 इंटू 5। 10⁻⁻4 का मतलब है नीचे 4 0, 1 2 3 4। अब इसको मैं यहाँ से हटा दूँ क्योंकि मैं इसको नीचे लेके आ गई हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3110 और नीचे आएगा 4 zeros। एक 0 से 0 चली गई है, 3 0 है तो इसको 3 शिफ्ट करेंगे तो 0.31 आ जाएगा। तो 0.31 इज द आंसर, 0.31 यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। Which one of the following correctly describe the spectroscopic experiment that would help distinguish between alpha helix, a 310 helix and a पाई हेलिक्स? मतलब कि अगर आपके पास पाई हेलिक्स है, 310 हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स है, इनको आपको देखना है कि कौन कौन सा मतलब सेपरेट करना है, तो कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1H जो NMR होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व द हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इसके बिहाफ पर कि कितना एक्सचेंज हुआ है हाइड्रोजन का और ड्यूटेरियम का, उसके बिहाफ पर हम बता पाते हैं कि पाई हेलिक्स कौन सा है, 310 हेलिक्स कौन सा है, अल्फा हेलिक्स कौन सा है। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा थर्ड ऑप्शन या फिर थर्ड ऑप्शन पर जो टेक्निक आपको दी गई है, ठीक है। तो इस यूनिट के भी टॉप 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।